Hello students, let's talk about area vector. स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं एरिया बेसिकली तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका आप डायरेक्शन तो आप वैसे तो लेते नहीं थे, बट इन सम क्वेश्चंस, सम सिचुएशंस आपको एरिया को एज अ वेक्टर कंसिडर करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इट मेक्स आवर वर्क इजी। अब अगर एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? स्टूडेंट्स, प्लेन सरफेस के लिए एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होता है टू द सरफेस। जैसे ये एक फ्लैट सरफेस हो गया, ठीक है, तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। ऑफ कोर्स आप इसको इस डायरेक्शन में भी मेंशन कर सकते थे, बोथ ऑफ द डायरेक्शंस आर वैलिड। ओपन सरफेस है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, 2 डायमेंशंस, तो आपका एरिया वेक्टर बस इसको परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इन ऑल द 3 केसेस वी कैन सी दैट। और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूँ कि ये देखो, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ, ठीक है। लेट मी से कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो आपका जो वर्टिकल लाइन होगा जेड एक्सिस, उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो इन शॉर्ट, इफ आवर the surface is in xy plane, तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग z डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आपका सरफेस yz प्लेन में है, ठीक है, इफ योर सरफेस इज इन से दिस प्लेन yz प्लेन में है, तो आपका एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। एंड इफ सरफेस इज इन एक्स-जेड प्लेन, तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर विल बी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो एरिया इन शॉर्ट नॉर्मल होता है टू द प्लेन सरफेस। और याद रखें ये दोनों बाजू होता है, ये जैसे एक साइड एरो बताया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन शो इट इन द अदर डायरेक्शन ऑल्सो, इवन आई कैन शो एरिया वेक्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल। ये दोनों ठीक है, वैलिड है, ठीक है। तो दीज आर द डायरेक्शंस शोन फॉर एरिया वेक्टर्स। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आप क्या कन्वेंशन लेते हो। सो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। कोई भी प्लेन फिगर के लिए तो उसका नॉर्मल जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर सरफेस को, दैट इज द एरिया वेक्टर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपको ऐसा कर्व्ड सरफेस दिया हो, जैसे कि स्फीयर है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है। ये सब जो मैंने एग्जांपल्स लिए प्लेन सरफेस के एग्जांपल्स थे, दे आर ऑल ओपन सरफेस एज वेल, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से कोई क्लोज सरफेस आया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे स्फीयर हो गया, या फिर आप समझो कि एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, ऐसे शेप्स जो होंगे, इनके एरिया वेक्टर कैसे स्पेसिफाई करेंगे? स्टूडेंट्स, अगर देखो मैं ये एक प्लेन सरफेस लूँ, इस प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो बाय कन्वेंशन हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है, कभी भी अंदर नहीं लिया जाता है। फॉर अ प्लेन सरफेस एरिया वेक्टर इज नेवर, सॉरी, फॉर अ क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर कभी भी अंदर नहीं लिया जाता है। द कन्वेंशन इज दैट इट इज ऑलवेज ड्रॉन आउटवर्ड। सो कन्वेंशन इज दैट कि डायरेक्शन ऑफ the vector associated with every area element of a closed surface is along outward normal। आप इस सरफेस के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फॉर दिस सरफेस इट इज लाइक दिस वे, ठीक है। हर साइड के लिए आउटवर्ड नॉर्मल होता है। व्हाट अबाउट सम कर्व्ड सरफेस या इरेगुलर सरफेस इन 3 डायमेंशन? स्टूडेंट्स, ऐसे सरफेस को आप लोग स्मॉलर सेक्शंस में ऐसे डिवाइड कर सकते हो। सो इफ आई डिवाइड द होल सरफेस इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, इसका हर एक एलिमेंट, स्टूडेंट अगर बहुत छोटा है, ये लाइन मैंने बहुत नज़दीक की हो, तो हर एक एलिमेंट एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा और उसके लिए एरिया वेक्टर उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। हेंस फॉर एवरी एलिमेंट यू विल हैव एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। ये छोटा सा सेक्शन होता है, इसको एरिया एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली कर्व्ड सरफेस में हर पॉइंट का नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियस बात है।
सो फॉर द स्मॉल सेक्शन, वेरी वेरी स्मॉल सेक्शन, ठीक है, आप उसका जो एरिया वेक्टर देखोगे, एरिया एलिमेंट देखोगे, दैट विल बी नॉर्मल टू दैट सरफेस एंड ऑफ कोर्स इट इज पॉइंटिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। अगर यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा जाए तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में है तो आप इसे मैग्नीट्यूड टाइम्स मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एस इंटू यूनिट वेक्टर एन लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर एन इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है, जो नॉर्मल होगा, एंड डेल्टा एस इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसका एरिया मिलेगा मैग्नीट्यूड वाइज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, let us see about flux. See what is flux? It is, देखो लिक्विड के लिए अगर मैं बात करूं, मान लो एक पाइप में से फ्लूइड इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना फ्लूइड पर सेकेंड फ्लो होगा, दैट इज नोन एज द फ्लूइड फ्लक्स। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड गिवन बाय द वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम यूनिट टाइम में क्रॉस करेगा, ठीक है, पर सेकेंड कितना लिक्विड यहां से क्रॉस करेगा, दैट इज फ्लक्स। सो उसको हम लोग V इंटू डेल्टा एस कह सकते हैं, यहाँ पे ds यानी कि इसका सरफेस एरिया, ठीक है, एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये रिंग मेरा मान लो यहाँ पे मैंने एक रिंग होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो फ्लूइड फ्लक्स यानी द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दिस रिंग इन यूनिट टाइम। इस रिंग को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में होल्ड करूं, मान लो ऐसे मैंने होल्ड किया, अब देखो क्या होगा, लिक्विड का फ्लो तो इस तरह से मिलेगा आपको, यहां पे सपोज ये जो लिक्विड का फ्लो है, ठीक है, इन बिटवीन मैं यहां पे अगर इस तरह से एक रिंग बनाता हूं, तो फ्लक्स थ्रू दिस रिंग यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड या टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू दिस रिंग इन यूनिट टाइम। अच्छा, अगर मैं इस सेम साइज के रिंग को थोड़ा सा ऐसे क्रॉस कर दूं, ऐसे रखूं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो अमाउंट ऑफ लिक्विड रिंग में से फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। देखो कुछ, क्योंकि ये रिंग थोड़ा क्रॉस हो गया है, कुछ लिक्विड जो पहले रिंग में से पास होता था अब वो उसके बाहर से चला जाएगा। सो नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू रिंग विल डिक्रीज। अगर मैं इसी रिंग को ऐसे रख दूं, ऐसे होल्ड करूं, ठीक है, तो एक्चुअली आपका जो फ्लूइड का फ्लो है और रिंग का जो एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ रहा है। अब आप ऐसा कह सकते हो कि कोई लिक्विड इस रिंग के अंदर से फ्लो नहीं करता, ठीक है, इसका मतलब इसका फ्लक्स जीरो हो गया। तो इस रिंग के एग्जाम्पल से आप ये समझ गए कि जो लिक्विड का फ्लो होगा थ्रू दिस रिंग, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल between the flow and the area vector of the ring। जो लिक्विड का फ्लो है और एरिया वेक्टर है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा डेफिनेटली उसके ऊपर फ्लो डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारा एरिया वेक्टर, जैसे फर्स्ट केस में देख रहे कि अगर हमारा एरिया वेक्टर फ्लो के पूरी तरह पैरेलल है, तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम फ्लो मिलेगा थ्रू द रिंग। लेकिन अगर हमारा एरिया वेक्टर कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, विद द फ्लो, ये मान लो ये रेड कलर का जो लाइन है वो फ्लो है आपका एरिया वेक्टर रिंग का, ये इस तरफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ द फ्लो। तो ऐसे केस में टोटल कितना फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करेगा, आपको एरिया का कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। टोटल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दिस विल बी द कॉस कंपोनेंट ऑफ द एरिया। और जैसा कि आप थर्ड केस देख रहे हो जिसमें हमारा रिंग एरिया, ये जो फ्लो है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आता है, इस तरह से सेट किया हुआ है, तो कोई लिक्विड फ्लो नहीं करता। आप कहोगे कि फ्लूइड फ्लक्स थ्रू दिस रिंग इज जीरो।
स्टूडेंट्स इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स इस सेकेंड केस में हमारा फ्लक्स कितना आएगा, फ्लूइड का फ्लक्स, तो इसमें हम लोग v cos थीटा इंटू ds कर सकते हैं, है ना, या v डॉट ds कर सकते हैं, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे तो वेलोसिटी वेक्टर और हमारा जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में था, पर सेकेंड केस में वेलोसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो हमारा जो फ्लूइड का फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय v डॉट ds या v ds cos थीटा होगा, ठीक है। एंड बाय दैट सेम लॉजिक हम थर्ड केस में देखें तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है लिक्विड का, एंड वी आर गेटिंग जीरो फ्लक्स थ्रू दिस रिंग। नाउ स्टूडेंट्स इन द सेम वे if we talk about electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो आप लिक्विड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फ्लो तो नहीं देखोगे, विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर लिंक्ड विद द सरफेस। अच्छा, लिंक करने का मतलब क्या है, ये हमारा अगर एक सरफेस है, यहां से जो भी लाइंस इसको क्रॉस करेगी, हम ऐसा कहेंगे कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लिंक्ड विद द गिवन सरफेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। हमारा जो गिवन सरफेस एरिया है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, या रिलेटिवली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ यहाँ पे इसको लिंक्ड है, दैट गिव्स अस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लाइन डेंसिटी कितनी है। अगर मैं ऐसा कहूं कि चलो ये मेरा एक सरफेस है, इसमें पर यूनिट सेक्शन, ठीक है, मेरी जो फील्ड स्ट्रेंथ है या रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस है, सपोज करो कि E इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, तो यहां पे मैं ऐसा कहूंगा चलो नंबर ऑफ लाइंस इस यूनिट सरफेस में से जो पास हो रही है दैट इज इक्वल टू 3। तो टोटल इस पूरे सरफेस के साथ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होगी, आपको जस्ट इसका एरिया फाइंड करना है गिवन सरफेस का, एंड यू विल गेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गिवन सरफेस। सपोज करो यहां पे हमारा टोटल सरफेस एरिया डेल्टा एस आ रहा है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स इज मैथमेटिकली गिवन बाय E इंटू डेल्टा एस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस विच आर लिंक्ड विद द गिवन सरफेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इंटू डेल्टा एस। अगर हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैरेलल नहीं होता, जैसा मैंने आगे वाटर के फ्लो में बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल नहीं है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, आपका एरिया वेक्टर फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, दिस इज ब्लू लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, सपोज करो थीटा जितना एंगल बना रहा है। तो हम लोग अब फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको स्टूडेंट्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना होगा। देखो डेल्टा एस के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा डेल्टा एस कॉस थीटा जितना होगा, तो फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड multiplied by the area vector component of this area vector in direction of electric field, यानी E into delta S cos theta। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को दोनों को ही वेक्टर क्वांटिटी की तरह ले लो तो हम इसे E डॉट डेल्टा S लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस फिगर स्टूडेंट्स आपको फ्लक्स का डेफिनेशन और भी क्लियर होगा। नॉर्मली फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय E इंटू ए, ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर A से रिप्रेजेंट किया है, तो E इंटू ए इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, theta is 0 in this case, so cos 0 will become 1। यहाँ पे जैसा सेकेंड केस में देख रहे हो आप लोग, अगर हमारा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है तो वी से दैट फ्लक्स इज इक्वल टू E A
कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो, जैसा कि ये थर्ड केस में दिया गया है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को या फ्लो को परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी दैट बिकॉज cos 90 is 0. So we have seen that कि फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी मैक्सिमम, ठीक है, ई ए, या ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, या इवन इट कैन बी जीरो। अब तक हमने जो भी फ्लक्स डिफाइन किया उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड थी। बट व्हाट इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म? सी दिस, आपका सरफेस एरिया यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल नहीं लिया, इट इज कर्व्ड सरफेस। मोर ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जो रेड एरोज हम बता रहे हैं, ठीक है, रेड वेक्टर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, थिंक लाइक दैट। और जो ब्लू वेक्टर्स हम बता रहे हैं वो सरफेस एरिया एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं हर पॉइंट के लिए। तो इफ यू वांट टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फॉर सच नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसे स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करोगे एज शोन। अब सपोज करो कि इस एक सेक्शन का, ठीक है, फॉर दिस स्मॉल सेक्शन द फ्लक्स इज गिवन बाय E1 डॉट डेल्टा S1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी हम लोग फ्लक्स इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड सरफेस के लिए E2 डेल्टा S2, देन फॉर थर्ड वन इट इज E3 डेल्टा S3 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे सभी इंडिविजुअल स्मॉलर एलिमेंट्स का, फ्लक्स के एलिमेंट्स का सम ले सकते हो, ठीक है। सो दैट इज E1 डॉट डेल्टा S1 एंड सो ऑन, सबका ऐड करते जाओ। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज सिग्मा E डॉट डेल्टा S, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं EI एंड SI लिखता हूँ तो हमारा एरिया एलिमेंट I इज इक्वल टू 1 to n तक रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गिवन सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे डेल्टा S को मैं बहुत छोटा ले लेता हूँ, आई कैन से इफ लिमिट डेल्टा S टेंड्स टू 0, ठीक है, अगर हमारा ये जो लिमिट है डेल्टा S वो एकदम छोटा है, वेरी स्मॉल, तो इन दैट केस हम लोग फ्लक्स को इंटीग्रेशन से बता सकते हैं, E डॉट ds, ठीक है, ओवर द होल सरफेस। ये होगा हमारा फ्लक्स फॉर द गिवन क्लोज सरफेस और फॉर गिवन सरफेस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? क्या ये स्केलर है या फिर वेक्टर? देखो, फ्लक्स को आप लोग लिखते हो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा S, तो डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हो, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? यू कैन डिफाइन द यूनिट फ्रॉम हियर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एंड एरिया के लिए इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, हेंस वी हैव द यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैसे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है विच इज वोल्ट पर मीटर, सो फ्रॉम दैट द अदर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, ठीक है। ये दोनों ही यूनिट हम लोग यूज करते हैं। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, लेट अस सिंप्लीफाई द यूनिट। न्यूटन को आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कूलम यानी एम्पियर सेकेंड होगा इनटू मीटर स्क्वायर, सो यू विल गेट दिस एज किलोग्राम मीटर क्यूब per second cube into ampere inverse. So we can say from this the dimensional formula will be m1 L3 T minus 3 A minus 1, ठीक है। This is the dimensional formula for electric flux. So that was the topic about flux, students. I hope you have understood the topic. So goodbye all of you.